अस्सलाम वालेकुम बीएससी क्लास। ये हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर एनालिसिस का। चैप्टर नंबर है 3 वेक्टर एनालिसिस और चैप्टर है 3। इसकी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज भी नज़र आ रहा होगा कि 3.5 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जिस तरह से कैलकुलस में भी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस के सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, बस वो थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल वाइज है। इसमें ये फ़र्क है कि ये वेक्टर फॉर्म में जब हमारे पास फंक्शन होता है और स्केलर फंक्शन होते हैं तब उनके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन किस तरह से ली जाती है, उसके मुख्तलिफ केसेस डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर में। आज हम कल हमने इसके रूल्स पढ़ लिए थे लास्ट वीक में। अभी नेक्स्ट 3 डेज हमारा लेक्चर ये होगा वेक्टर एनालिसिस का, तो हम अब इसकी एक्सरसाइज आज पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन दिया हुआ है आपके पास और ये देखिए नज़र आ रहा है कि आई जे और के लिखे हुए हैं। इट मीन्स ये एक वेक्टर फंक्शन है। फाइंड आउट क्या करना है आपने, एफ डैश और एफ डबल डैश, यानी पहला और दूसरा डेरिवेटिव। सिंपल, आपने फंक्शन लिया, उसका पहला डेरिवेटिव लेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर दूसरे कंपोनेंट का और फिर तीसरे कंपोनेंट का डेरिवेटिव ले लिया आपने। और जब आपने इनके डेरिवेटिव लिए तो ये देखें किस तरह से डेरिवेटिव आया। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ठीक है, और 2t का डेरिवेटिव 2 आ गया और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। इस तरीके से 3t स्क्वायर का 6t आ गया और 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया। 5 का 0 हो जाएगा और -6t का -6k आ गया। तो सिंपल ही आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन इसी फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2t का 2 आ गया और 6t का 6 आ गया। बाकी 2 और 6 कांस्टेंट थे तो इनका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो सिंपल, यानी डेरिवेटिव लेते वहाँ आपने पावर रूल ही लगाना है। आई जे को के कांस्टेंट होते हैं, ये वैसे के वैसे साथ लिखे रहेंगे। ये फंक्शन दिया हुआ, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लें, फिर उसका मैग्नीट्यूड लें और फिर उसका स्क्वायर ले लें। ये फंक्शन था। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है टी, टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से लेंगे तो 1 नहीं आएगा। फिर है टी साइन टी, तो इस पर क्या लगेगा, पावर रूल लगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। टी वैसे और साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, फिर टी का डेरिवेटिव 1 और साइन टी वैसे का वैसे। नेक्स्ट है टी स्क्वायर सीकेंट टी, तो टी स्क्वायर वैसे और सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट टेंजेंट, और फिर सीकेंट वैसे और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। यहाँ से आपने इनको दोबारा बस सिंपल किया है, यहाँ से सीकेंट टी कॉमन ले लिया और बाकी सारी चीज़ वैसे रही, तो ये एफ डैश ऑफ टी आ गया। अब आपने आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट के स्क्वायर ले लिया और उसका जज़र ले लिया, इनको आपस में अंदर ओपन कर दिया। अब उन्होंने कहा था कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड आउट कर, जब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया तो जज़र ख़त्म हो गया, तो ये आंसर आ गया। सिंपल, इसी तरीके से ये फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो ये सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल्स इसकी की हुई हैं। ठीक है जी, प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ऑर्थोगोनल टू ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में भी आता है। ये चीज़ उन्होंने पूछी हुई है कि डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट वेक्टर है, वेक्टर ऐसा है जो कि कांस्टेंट है, यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपने लेनी है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। वो कहता है एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है वो अपने डेरिवेटिव के ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर का मतलब है कि अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो इक्वल टू 0 होता है। इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल ए डॉट ए ले लिया, वो किसी भी डॉट प्रोडक्ट लें तो वो ए के स्क्वायर के बराबर होता है। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाया, एक वेक्टर वैसे दूसरे का डेरिवेटिव और प्लस दूसरा वेक्टर वैसे और उसका डेरिवेटिव आ गया। और ये दोनों सेम है, डॉट प्रोडक्ट में तरतीब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। तो यहाँ से आपने इनकी तरतीब चेंज कर दी और फिर दोनों को जमा कर दिया, और यहाँ से ए स्क्वायर कांस्टेंट था तो ये इक्वल टू 0 हो गया। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है ए डॉट डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट है आपके पास एफ और जी फंक्शन है, ठीक है। आपने एफ डॉट जी का डेरिवेटिव लेना है और एफ क्रॉस जी का डेरिवेटिव लेना है। इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगा दें कि पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव और फिर पहले का डेरिवेटिव और दूसरा वैसे। और लेकिन फंक्शन है, वेक्टर है, सिंपल ज़रब नहीं दे सकते। अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ भी डॉट आएगा, इसी तरीके से अगर यहाँ क्रॉस है तो यहाँ भी क्रॉस आएगा। इन बातों का ख्याल रखना होगा। दूसरा तरीका ये किया जा सकता है कि जो यहाँ नहीं किया हुआ, कि सिंपल आप पहले फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट ले लें उसके बाद डेरिवेटिव ले लें, इसी तरीके से पहले फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और उसके बाद डेरिवेटिव ले लें, तो ये उससे भी ज़्यादा आसान तरीका हो जाएगा आपके लिए। कि डॉट और क्रॉस आपने पीछे देखें पहले चैप्टर में कि कैसे फाइंड आउट करते हैं।
सिंपल आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे से, के को के से, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आप डिटर्मिनेंट वाइज आई जे के लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, तो एफ क्रॉस जे आ जाएगा, जी आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसके डेरिवेटिव ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो तरीका किया हुआ है वो समझा देती हूँ। यहाँ ये किया कि पहले एफ़ का डेरिवेटिव ले लिया, फिर जी का डेरिवेटिव ले लिया, फिर ये फार्मूला लिखा, एफ़ की वैल्यू लिखी, फिर एफ जी के डेरिवेटिव की लिखी, फिर एफ़ के डेरिवेटिव की लिखी, फिर जी के लिखी। अब यहाँ पे आई कंपोनेंट को आई से, जे को जे से मल्टीप्लाई कर दिया, इस यहाँ पे भी ऐसे ज़रब दिया और ये आंसर ले लिया। इसी तरीके से क्रॉस निकाले हैं और फिर इनको हल कर लिया है। नेक्स्ट है आपके पास अगर फंक्शन है जी, आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ और आपने एफ़ प्लस जी का डेरिवेटिव लेना है, तो दो तरीके कि एफ़ प्लस जी का डेरिवेटिव बराबर होता है एफ़ का डेरिवेटिव प्लस जी का डेरिवेटिव। तो आप पहले डेरिवेटिव ले लें और फिर उन दोनों को जमा कर दें। ए और बी कोई कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, ये फंक्शन इसके बराबर है। आपने ये प्रूव करना है कि सेकंड डेरिवेटिव है और प्लस ओमेगा स्क्वायर है, फिर एफ ऑफ टी है और ये इक्वल टू 0 होता है। सिंपल ये फंक्शन था, आपने उसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव में ये बात याद रखनी है कि एंगल का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, या डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक ओमेगा फिर बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये इस तरह से फंक्शन आ जाएगा और रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास ये मेरे में भी पेजेस आगे पीछे हो गए हैं। ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अब आ रहे हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट वैसे रहता है, फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, दो फंक्शन जमा हो रहे हो तो डेरिवेटिव आ जाता है, दो फंक्शन ज़रब हो रहे हो तो एक फंक्शन वैसे और दूसरे का डेरिवेटिव आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट हो तो ये रूल वही रहता है, बस दरमियान में डॉट लग जाता है। इसी तरीके से ये है आपके पास, ये तरतीब असल में गलत आ गई है, मैं आपके साथ दोबारा शेयर करती हूँ। पहले 3 क्वेश्चन हमने रीड किए थे, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और इनमें जो जो चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं ये आपके पास लिखी हैं। बिल्कुल जो जो चीज़ें उसने मांगी हैं आप पहले वो कैलकुलेट करें और फिर जो डॉट मांगा है तो डॉट कर लें, क्रॉस मांगा है तो क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 7, 8, 9 में फंक्शन का डेरिवेटिव लें, फंक्शन और डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो ये पहले डेरिवेटिव लिया और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट का वही तरीका, फंक्शन फिर उसका डेरिवेटिव और उस तरीके से डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब यहाँ पे ये टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी था, तो इस पर कोशेंट रूल लगा। कोशेंट रूल क्या होता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आ जाता है, ऊपर वाले नीचे वाला फंक्शन वैसे आता है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव फिर माइनस ऊपर वाला वैसे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये एफ ओवर जी की फॉर्म में जब फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव लेना होगा तो उसका रूल बताया गया है। तो ये रूल यहाँ पे यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट है आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन उसके डेरिवेटिव लेने हैं और 0 और π/2 पे उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो फंक्शन लिया, डेरिवेटिव लिए और इसकी टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू लेनी है, तो टी की वैल्यू 0 जस्ट पुट कर देनी है तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू π/2 पे, तो जस्ट आपने एंगल की जगह पे π/2 पुट कर दिया। तो π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 होती है और साइन की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव लिया और उसमें 0 और π/2 वैल्यूज़ पुट आउट कर दी। ठीक, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में भी आया होता है कि फंक्शन पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। पोजीशन वेक्टर कहते हैं इसको r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे को। अब अगर आर पोजीशन वेक्टर को जाहिर कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है इसका जो आई कंपोनेंट है ये एक्स के बराबर है और उसका जो कंपोनेंट है वो वाई के बराबर है। यहाँ से हमने ये ले लिया। दूसरी बात उसने ये की कि आपने कर्व फाइंड आउट करना है जो ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट, यानी पॉइंट जैसे जैसे मूव करेगा तो कर्व ट्रेस होगा। ये जो कर्व है आपने इस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये जो कर्व की इक्वेशन से मुराद है अ रिलेशन इन एक्स एंड वाई। जैसे आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ गया, तो ये क्या है, द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट। तो इसका मतलब है कि हमने एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। उसके लिए करते ये हैं कि ये पहला कंपोनेंट एक्स के बराबर और दूसरा वाई के बराबर ले लेते हैं और यहाँ से पैरामीटर को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे पैरामीटर क्या यूज़ हो रहा है, टी। इस टी को ख़त्म करने के लिए आपने स्क्वायर लेके इनको प्लस कर दिया, तो ये एक्स और वाई में एक रिलेशन आ गया जो कि सर्कल की इक्वेशन है। तो ये हमने शो करना था। आपने सारे क्वेश्चन में यही करना है कि जो भी पैरामीटर यूज़ हो रहा है उसको एलिमिनेट कर देना है और एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसी तरह से यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की वैल्यू ये आ गई, दोनों के स्क्वायर लेके हम इनको भी प्लस करेंगे। एक दोनों के स्क्वायर लेके नहीं प्लस करें हमने। एक तरीका ये क्या कर जा सकता है कि एक से टी की वैल्यू लेके दूसरे में पुट कर देंगे। यहाँ से टी की वैल्यू लेनी मुश्किल है, तो अब वो ऐसी शक्ल में लेना चाह रहे हैं कि इजीली सॉल्वेबल हो जाए। तो उन्होंने ये किया कि वाई को एक्स से डिवाइड कर दिया। जब वाई को एक्स से डिवाइड किया तो वो टी के बराबर आ गया, तो ये तो बहुत आसान हो गया कि टी की वैल्यू निकल आई। अब ये टी की वैल्यू एक्स में पुट कर दी, जब पुट की तो ये सारा रिलेशन एक्स वाई में चेंज हो गया।
बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से x की वैल्यू t थी, y की t स्क्वायर थी, z की t3 थी, तो जस्ट x की वैल्यू t आ गई, तो t इसमें पुट किया, x का स्क्वायर आ गया और z x के क्यूब के बराबर आ गया। तो यहाँ से आपने इनको पुट आउट कर दिया। इसको टी स्क्वायर इंटू टी लिख सकते हैं ना, z इज इक्वल टू टी क्यूब को। जी आप ऐसा कर सकते हैं कि z को लिखा जा सकता है टी स्क्वायर इंटू टी, तो टी स्क्वायर वाई के बराबर था और टी एक्स के बराबर था, तो z इज इक्वल टू एक्स वाई इक्वेशन आ गई। और इसी तरीके से अगला का 5वां पार्ट था, x ओवर ए ले लिया, y ओवर बी ले लिया और उनके स्क्वायर के सामने ले लिया, तो ये चीज़ आ गई।